प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने कक्षा 12 की पुस्तक अर्थशास्त्र का 5वां पाठ मांग की लोच शुरू किया था और अब इसके बारे में कुछ चर्चा पार्ट 1 यानी कि मांग की लोच के भाग 1 में भी कर चुके हैं, जिसमें हमने मांग की लोच की परिभाषा, उसकी श्रेणियां आदि के बारे में जाना और बहुत ही विस्तार से उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम इसी का भाग 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां और मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, इन दो चीजों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसकी गहराइयों को ध्यान से समझेंगे। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मांग की कीमत लोच मांग में होने वाले परिवर्तन का मात्रात्मक अध्ययन करती है, जबकि मांग का नियम केवल इसका एक दिशात्मक या गुणात्मक अध्ययन ही करता है। यह हम देखेंगे कि मांग की कीमत लोच को मापने की हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली कुल व्यय विधि, दूसरी अनुपातिक या प्रतिशत विधि और तीसरी है ज्यामितीय विधि या ग्राफिक विधि, या जिसको बिंदु विधि भी कह दिया जाता है। मांग की लोच की धारणा के बारे में हम पहले ही पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से समझ चुके हैं। जैसे कि पहले भी बात करी गई कि मांग का नियम गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है, जबकि मांग की लोच मात्रात्मक है। यह बताती है कि मांग की लोच में कितने प्रतिशत या कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ है। मांग की कीमत लोच को मापने से यह ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की मांग इकाई लोचदार है, यानी कि 1 के बराबर है, इकाई के बराबर है, यह इकाई से अधिक है, 1 से अधिक है, मतलब बहुत ज्यादा लोचदार है, यह इकाई से कम है, बहुत कम लोचदार है, पूर्णतः लोचदार है या बेलोचदार है। इसका विस्तार से अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि इकाई लोचदार का अर्थ क्या होता है, इकाई से अधिक लोचदार का अर्थ क्या होता है, इकाई से कम लोचदार का अर्थ क्या होता है, पूर्णतः लोचदार क्या होता है और बेलोचदार क्या होता है। क्योंकि ये सारे के सारे कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बावजूद मांग पर होने वाले प्रतिशत परिवर्तनों के प्रभाव है। अगर यह परिवर्तन ज्यादा है तो ज्यादा लोचदार, कम है तो कम लोचदार, अगर बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं है तो बेलोचदार। तो इस तरह से मात्राओं को इसके द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि हमने जाना कि मांग की कीमत लोच को मापने की 3 विधियां हैं, जिसके अंदर हम एक पहली विधि का अध्ययन कर रहे हैं, जो है कुल व्यय विधि। मांग की कीमत लोच को मापने की कुल व्यय विधि का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में किया था। इस विधि के अनुसार मांग की लोच को मापने के लिए यह मालूम करना चाहिए कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन किस दिशा में होता है। यानी कुल व्यय विधि कीमत में होने वाले परिवर्तन के बावजूद मांग में होने वाले परिवर्तन को नहीं मापती, बल्कि यह कीमत में होने वाले परिवर्तन के बाद कुल व्यय में होने वाले परिवर्तन को मापती है। कुल व्यय की गणना वस्तु की कीमत को उसकी मांगी गई मात्रा से गुणा करके याद किया जाता है। जैसे कि अगर हमने किसी वस्तु की 10 इकाइयां 5 रुपए कीमत पर ली हैं, तो उस पर किया जाने वाला कुल व्यय 50 रुपए बन जाता है। तो इस तरह से कुल व्यय की गणना कीमत और मात्रा को गुणा करके की जा सकती है। कुल व्यय विधि के अनुसार मांग की लोच को भी 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: इकाई से अधिक लोच, इकाई के बराबर लोच और इकाई से कम लोच। इकाई से अधिक लोच, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से
उस पर किया जाने वाला कुल व्यय कम हो जाए और कीमत कम होने से उस पर किया जाने वाला कुल व्यय बढ़ जाए, अर्थात कीमत और कुल व्यय में संबंध ऋणात्मक हो तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है। जब कोई वस्तु बहुत सस्ती होती है तब हम इकट्ठी लेकर के रखने के चक्कर में उस पर बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी कोई चीजें सीजनली आती हैं तो उसमें वो सस्ती होती हैं और हमको ज्यादा लेकर के रख लेते हैं ताकि भविष्य महंगी होने पर हमें उस पर ज्यादा खर्च ना करना पड़े। उदाहरण के लिए यदि प्याज 10 रुपए किलो हो तो हम 20 किलो प्याज लेकर उस पर 200 रुपए खर्च कर देते हैं कि बाद में जब ये महंगे हो जाएंगे तब हमें उन पर कम खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जब यही प्याज 100 रुपए किलो हो जाता है तब हम उस पर मात्र 50 रुपए खर्च करते हैं या इससे भी कम खर्च करते हैं। तो इस तरह जब कीमत कम थी तो हमने ज्यादा खर्च किया और जब कीमत ज्यादा थी तो कम खर्च किया। यहाँ इसको हम एक समीकरण या टेबल के द्वारा भी देख सकते हैं कि जब कीमत कम है तो कुल खर्च ज्यादा है और जब कीमत ज्यादा है तो कुल खर्च कम है। इसे हम एक तालिका के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। यह हम देख रहे हैं कि जब कीमत ज्यादा है तो कुल खर्च कम है और जब कीमत कम हो जाती है तो कुल खर्च बढ़ जाता है। इनके विपरीत संबंध है, कीमत कम हो रही है तो खर्चा बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही है तो कुल खर्च कम हो रहा है। और इस तरह से हम इकाई से अधिक लोच को TE वक्र के द्वारा दर्शा सकते हैं जो ऋणात्मक ढलान को दर्शाता है। दूसरा है इकाई से कम लोच। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाए और कीमत कम होने से कुल व्यय कम हो जाए, अर्थात कीमत और कुल व्यय में धनात्मक संबंध हो तो मांग की लोच इकाई से कम अर्थात बेलोचदार भी इसको कह सकते हैं होगी। अनिवार्य वस्तुएं जैसे अनाज, चावल, गेहूं, दाल आदि, यदि इनकी कीमत बढ़ती है तो हमें जीवन जीने के लिए या पेट भरने के लिए जितने अनाज की आवश्यकता होती है हम उतना अनाज तो खरीदेंगे और वो खरीदना ही पड़ेगा। कीमत ज्यादा होगी तो इससे कुल खर्च भी ज्यादा होगा और यदि कीमत कम हो जाती है तो कुल खर्च भी कम होगा, क्योंकि अगर कीमत ज्यादा होगी तो ऐसा नहीं कि हम भूखे रहेंगे और कीमत कम होगी तो हम उस चीज को ज्यादा खाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए वस्तु की कीमतें बढ़ने पर, अनिवार्य वस्तु की कीमतें बढ़ने पर कुल खर्च बढ़ जाएगा और कीमतें कम होने पर कुल व्यय खर्च हो जाएगा। इसे भी हम एक समीकरण के द्वारा दिखा सकते हैं कि जब कीमत कम हो रही है तो कुल खर्च भी कम हो रहा है और कीमत बढ़ रही है तो कुल खर्च भी बढ़ रहा है। अब हम इसे एक वक्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं कि जैसे जब कीमत इतनी है तो कुल खर्च इतना है और जब कीमत बढ़ जाती है तो कुल खर्च भी बढ़ जाता है, यानी कि दोनों में धनात्मक संबंध पाया जाता है। या हम यहाँ भी कह सकते हैं कि दोनों में सीधा संबंध पाया जाता है। अगर एक चीज कम हो रही है तो कुल खर्च भी कम हो रहा है, कीमत बढ़ रही है तो कुल खर्च भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से यहाँ जो TE वक्र बनेगा वो धनात्मक ढाल वाला होगा, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। इसी तरह कुल व्यय विधि की तीसरी लोच है इकाई लोच। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने या कम होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि हम उनके लिए एक बजट बना करके रखते हैं कि हम उन पर एक निश्चित मात्रा में इतना ही खर्च करेंगे, जैसे कपड़े, जूते आदि। यदि उनकी कीमत बढ़ जाती है तो हम कोई कम कीमत का प्रतिस्थापन देखकर कुल व्यय पहले जितना ही करते हैं और यदि कीमत कम हो जाती है तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देखकर तब भी उस वस्तु पर उतना ही खर्च करते हैं। इस तरह कीमत बढ़ने या कीमत घटने पर हम उस वस्तु पर समान मात्रा में ही खर्च करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि कुल खर्च पर कीमत के बढ़ने या घटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसे भी हम एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि वाई अक्ष पर प्राइस और एक्स अक्ष पर खर्चा दिखाया जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि जब कीमत इतनी है
तो कुल खर्च इतना है। जब कीमत बढ़ जाती है तो भी कुल खर्च इतना ही है। और इस तरह से जो कुल खर्च का वक्र बनता है वो y अक्ष के समानांतर एक बेलोचदार किस्म का बनता है। तो इस तरह से हम इकाई लोच, इकाई से अधिक लोच, इकाई से कम लोच, तीनों को ही यहां पर समझते हैं। अब हम मां की कीमत लोच की कुल व्यय विधि के तीनों प्रकारों, इकाई से कम, इकाई से अधिक और इकाई के बराबर, इन सभी को एक ही तालिका और एक ही रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस पर किया जाने वाला कुल खर्च भी कम हो जाता है। यहाँ भी प्राइस कम हो रही हैं तो कुल खर्च भी कम हो रहा है। अगर हम इसको नीचे से ऊपर उल्टा देखें तो जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उस पर किया जाने वाला कुल खर्च भी बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कीमत और कुल व्यय में धनात्मक संबंध है। अगर हम इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो हम देख रहे हैं कि जब कीमत इतनी है तो उस पर किया जाने वाला कुल खर्च इतना है। जब कीमत बढ़ जाती है तो उस पर किया जाने वाला कुल खर्च भी बढ़ रहा है। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि जो वक्र बनता है वो धनात्मक प्रकार का है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है। और इस वक्र के आकार के कारण, धनात्मक आकार के कारण यहाँ पर मांग की कीमत लोच इकाई से कम होगी। जो चीज़ यहाँ पर तालिका के द्वारा दिखाई जा रही है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है कुल खर्च भी बढ़ता है, कीमत कम होती है कुल खर्च भी कम होता है, वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई जा रही है कि जब कीमत बढ़ रही है तो कुल खर्च भी बढ़ रहा है, और जब कीमत कम हो रही है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो कुल खर्च भी कम हो रहा है। अब इसी चीज़ को अगर हम आगे देखें कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तो कुल खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नीचे से ऊपर देखें तो जब कीमत बढ़ रही है तो भी कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कीमत के कम या ज़्यादा होने का कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसी तरह इसको जब चित्र के माध्यम से देखा जाएगा तो जब कीमत बढ़ी तो कुल खर्च समान रहा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कीमत के घटने या बढ़ने का कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होगी। तीसरी लोच है इकाई से अधिक। ये हम देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत कम हो रही है तो उस पर किया जाने वाला कुल खर्च बढ़ रहा है, और जब वस्तु की कीमत बढ़ रही है, अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो कुल खर्च कम हो रहा है। यहाँ भी अगर हम देखें कीमत कम है तो कुल खर्च ज़्यादा, कीमत ज़्यादा है तो कुल खर्च कम। रेखा चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि जब कीमत बढ़ी है तो कुल खर्च कम हो गया है। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमारा जो वक्र बनता है वो ऋणात्मक आकार का बनता है, या उसका ढाल ऋणात्मक आकार का है। तो इस तरह में देखा कि जब कीमत बढ़ी तो कुल खर्च कम हुआ, और जब कीमत कम हुई तो कुल खर्च बढ़ गया, यानी कि कीमत में और कुल खर्च में विपरीत संबंध है। तो इस तरह ऋणात्मक आकार वाले वक्र को इकाई से अधिक लोच से प्रकट किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोच है वो इकाई से अधिक है। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारा कुल व्यय वक्र बनता है तो एक ही रेखा चित्र में किस तरह से तीनों प्रकार की लोचों को दिखा देता है। तो यह टीई हमारा कुल व्यय वक्र है जो तीनों प्रकार की मांग की कीमत लोच को दर्शाता है। मांग की कीमत लोच को मापने की दूसरी विधि है अनुपातिक या प्रतिशत विधि। अब हम इस विधि का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस विधि का वर्णन सबसे पहले डॉक्टर मार्शल ने किया था। इस प्रणाली के अनुसार मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए
मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे दिया जाता है। इस विधि द्वारा मांग की लोच को निम्न सूत्र द्वारा भी मापा जा सकता है। मांग की कीमत लोच बराबर है मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। हालांकि इस सूत्र की व्याख्या हम पिछली वीडियो में भी विस्तार से कर चुके हैं, लेकिन आप बच्चों को ये और बेहतर तरीके से समझ में आए इसलिए हम इसको दोबारा से फिर आपको समझा रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्रतिशत बटे डेल्टा पी प्रतिशत। क्यू मतलब मांगी गई मात्रा, क्यू मांगी गई मात्रा, डेल्टा परिवर्तन और परसेंटेज, पी कीमत को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को किस तरह से ज्ञात किया जाता है हम इसको देखते हैं। Q1 यानी कि नई मांगी गई मात्रा माइनस Q पुरानी मांगी गई मात्रा बटे Q पुरानी मांगी गई मात्रा, यानी कि नई मांग माइनस पुरानी मांग बटे पुरानी मांग गुणा 100। ठीक इसी तरह कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर है नई कीमत माइनस पुरानी कीमत बटे पुरानी कीमत गुणा में 100। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि Q1 माइनस Q बटे Q गुणा 100 बटे P1 माइनस P बटे P गुणा में 100, यानी कि हमने सिर्फ परिवर्तन को अलग से लिया है। यह हम देख रहे हैं कि 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ बच गया Q1 माइनस Q बटे Q, P1 माइनस P बटे Q, मतलब डेल्टा Q बटे Q डेल्टा P बटे P। यह हम देख सकते हैं अगले समीकरण के अंदर कि Q1 माइनस Q को डेल्टा Q से प्रदर्शित किया गया बटे Q और P1 माइनस P को डेल्टा P से बटे P इज इक्वल टू डेल्टा Q बटे Q गुणा डेल्टा P बटे P पलट जाएगा P बटे डेल्टा Q। यह हम सूत्र को आसानी से समझने के लिए डेल्टा को या डेल्टा वाली संख्याओं को एक जगह कर लेते हैं, डेल्टा Q बटे डेल्टा P गुणा में P बटे Q। तो इस तरह से हमारे पास एक सूत्र बन जाता है मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने का, डेल्टा Q बाई डेल्टा P गुणा में P बाई Q, और साथ में माइनस का निशान भी हम इसके अंदर लगाते हैं। इसके कारण यह है कि मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, जिसके कारण हमारा कीमत और मांगी की मात्रा का जो परिवर्तन आता है, जो अंतर आता है वो नेगेटिव आता है, लेकिन मांग की लोच हमेशा पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव नहीं होती। इसीलिए अपने नेगेटिव उत्तर को पॉजिटिव करने के लिए हम सूत्र में माइनस का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ हमने इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया कि क्यों प्रारंभिक मांग होती है यानी कि पुरानी मांग होती है, P प्रारंभिक कीमत यानी पुरानी कीमत, Q1 नई मांग, P1 नई कीमत, डेल्टा Q मांग में परिवर्तन, डेल्टा P कीमत में परिवर्तन। मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, इसलिए हल हमेशा नेगेटिव आता है और इसे पॉजिटिव करने के लिए सूत्र में नेगेटिव लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मांग की कीमत लोच की प्रतिशत विधि की विस्तार से व्याख्या की। अब हम इसे एक सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आइसक्रीम की कीमत 4 रुपए से कम होकर 2 रुपए हो जाती है तो मांग 1 से बढ़कर 4 हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब कीमत 4 है, आइसक्रीम की मांग 1 है, जब कीमत कम हो जाती है 2 रुपए हो जाती है तो आइसक्रीम की मांग बढ़कर 4 इकाई हो जाती है। प्रतिशत विधि द्वारा मांग की कीमत लोच को इस तरह ज्ञात करेंगे, P यानी कि पुरानी कीमत 4 रुपये है, नई कीमत 2 रुपये है जो कि कम हुई है, आइसक्रीम की मांग 1 इकाई थी जो कि कीमत कम होने पर बढ़कर 4 हो जाती है। यहाँ पर P 4, P1 2, Q1 4, डेल्टा P यानी कि कीमत में परिवर्तन 2 माइनस 4 माइनस 2, डेल्टा Q
यानी कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन 4 - 1 3। अब इसको वही सूत्र डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी गुणा में पी बाई क्यू, जब हम इसको रखते हैं तो यहाँ पर डेल्टा क्यू जो कि 3 आया था, उसके बाद डेल्टा पी जो कि -2 आया था, उसके बाद पी जो कि 4 था और क्यू जो कि 1 था। जब ये काटते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 को 4 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, ऊपर 2 आ जाता है, 3 दूनी 6, 6/1 6, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, एक माइनस ये हो गया तो दोनों प्लस बन जाते हैं। और इस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 6 आती है। यह हुआ कि यहाँ मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है। अब हम मांग की कीमत लोच को मापने की तीसरी विधि, ज्यामितीय विधि, ग्राफिक विधि या जिसको बिंदु विधि के नाम से भी जाना जाता है, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करें। इसे समझने का प्रयास करेंगे। इस विधि का प्रयोग किसी भी रेखा या मांग वक्र के किसी विशेष बिंदु की मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस विधि को हम एक रेखा चित्र द्वारा समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक सूत्र के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग ग्राफिक विधि द्वारा मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सूत्र इस प्रकार है। मांग वक्र के जिस बिंदु की हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है, उस बिंदु से नीचे का भाग और हर में यह नीचे की तरफ आएगा, मांग वक्र के उस बिंदु जिसकी लोच ज्ञात करनी है उससे ऊपर का भाग। अब यहाँ शर्तें देखते हैं या कंडीशंस देखते हैं। अगर लोअर सेक्टर यानी कि मांग वक्र के जिस बिंदु की लोच ज्ञात करनी है उससे नीचे का भाग अगर बड़ा होगा, यानी कि जो अंश की जगह रखा जाएगा अगर वो ज़्यादा होगा, और मांग वक्र से ऊपर का भाग जो नीचे की तरफ रखा जाएगा यानी कि हर की जगह रखा जाएगा अगर वो छोटा होगा, यानी कि अंश बड़ा हर छोटा, तुम्हारा भागफल 1 से ज़्यादा आएगा और मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होगी। ठीक इसी तरह से अगर मांग वक्र के जिस बिंदु की लोच ज्ञात करनी है उससे नीचे का भाग छोटा होगा, यानी कि अंश छोटा होगा, और ऊपर का भाग बड़ा होगा, यानी कि हर ज़्यादा होगा, तो यानी कि अंश छोटा हर बड़ा, तो भागफल 1 से कम आएगा, तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। और अगर निचला और ऊपर का भाग दोनों बराबर बराबर होंगे तो इसको काट कर 1 आएगा, तो मांग की कीमत लोच मध्य बिंदु पर 1 होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस सूत्र का प्रयोग करके और उससे किन भागफलों के आधार पर मांग की क्या क्या कीमत लोच हो सकती है। अब इसी को हम रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे। हमारे पास OX और OY अक्ष है, जिसके अंदर OX अक्ष पर हमने मात्रा और OY अक्ष पर कीमत दर्शाई है। यह हमारे पास मांग वक्र है और हमें इस मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं की मांग की लोच ज्ञात करनी है। हमारे पास मांग वक्र A और E है। अब हम A बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, लोअर पार्ट बटे अपर पार्ट। लोअर पार्ट AE, अपर पार्ट A से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए AE बटे 0। AE को हम 12 मान लेते हैं। चलो AE जो लंबाई है वो 12 है, तो 12 बटे में 0, यानी कि अगर किसी में हर 0 आता है तो उसका आंसर इन्फिनिटिव आएगा, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी तरह से अगर हमें किसी अन्य बिंदु जैसे B की लोच ज्ञात करनी है तो फार्मूला वही कि लोअर पार्ट बटे अपर पार्ट, यानी कि BE बटे में AB। जैसे कि मैंने माना कि इसकी लंबाई 12 है तो BE ज़्यादा है, इसको 8 मान लेते हैं, AB 4 आ जाएगा। तो इस तरह BE बटे AB यानी कि 8 बटे में 4 2 आ जाएगा, जो 1 से ज़्यादा है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू मतलब 1 से
इकाई से अधिक, यानी कि बी बिंदु पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। ठीक इसी तरह से अगर हमें सी बिंदु की लोच ज्ञात करनी है, हम मान लेते हैं मध्य बिंदु है, इसके लिए फार्मूला वही लोअर पार्ट बटे अपर पार्ट सीई बटे में एसी। जैसे कि हमने इसकी लंबाई को 12 माना तो सीई 6 और एसी भी 6 बटे 6 एक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी कि सी बिंदु मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर। ठीक इसी तरह से अगर हमें किसी अन्य बिंदु जैसे डी की लोच ज्ञात करनी है तो फार्मूला वही लोअर पार्ट डी बटे अपर पार्ट एडी। तो डी बटे एडी हमने इस पूरे की लंबाई को 12 माना था, तो डी 4 ऊपर मान लेते हैं 8, तो 4 बटे में 8 यानी कि 1 बटे 2 0.5 जो कि 1 से कम है। तो इस तरह से डी बिंदु पर मांग की कीमत लोच इकाई से कम हो जाती है। और अब हमारा बिंदु आता है अंतिम ई जो एक्स अक्ष को छूता है। इस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए भी फार्मूला वही लोअर पार्ट बटे अपर पार्ट, लेकिन ई से नीचे हमारे पास कोई भी हिस्सा नहीं है, तो इसलिए ई लोअर पार्ट 0 अपर पार्ट ए जो हमने 12 माना था 0 बटे 12 0। तो ई बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। तो इस तरह यहां पर हमने अलग अलग बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच को ग्राफिक विधि के द्वारा समझा। अब हम इसी वक्र को, इसी चीज को थोड़ा सा और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे एक अगले रेखा चित्र के द्वारा। OX और OY अक्ष के ऊपर हमने मात्रा और कीमत दिखाई गई है। यह हमारा मांग वक्र है। इसके ऊपर ए बिंदु पर जैसे कि हम पिछले रेखा चित्र में देख चुके हैं कि ए बिंदु पर मांग की कीमत लोच इन्फिनिटी होती है, मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होगी और अंतिम या ई बिंदु पर मांग की कीमत लोच 0 होगी। बीच के या ए और सी के बीच के जितने बिंदु बचते हैं और सी और ई के जितने बिंदु बचते हैं उन पर मांग की लोच क्या होगी। अगर ए और सी के बीच में कोई बिंदु बी आता है या इससे ऊपर कोई बिंदु आता है या इससे नीचे कोई बिंदु आता है, कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे भाग पर ए और सी के बीच में या सी से ऊपर मध्य बिंदु से ऊपर प्रत्येक बिंदु के लिए मांग की लोच इकाई से अधिक होगी और नीचे के किसी भी बिंदु के लिए जैसे डी बिंदु है तो इसके लिए मांग की लोच इकाई से कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो निचला भाग है वो छोटा रह जाता है और ऊपर का भाग बड़ा हो जाता है और फार्मूले में ये भाग ऊपर आएगा और ये भाग अपर भाग नीचे आएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं सी और ई के बीच के किसी भी बिंदु के लिए इस पूरे क्षेत्र के लिए मांग की कीमत लोच इकाई से कम होगी। ये तो हमने मांग की कीमत लोच को मापने का तरीका देखा एक सीधी रेखा पर। अब इसी को एक वक्र के द्वारा, यानी कि अगर मांग वक्र सीधी रेखा में ना हो उसके द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास वही ओ एक्स पर मात्रा OY अक्ष पर प्राइस दिखाया गया है। यह हमारे पास मांग वक्र है जो कि एक वक्राकार श्रेणी का है, एक सीधी रेखा नहीं है। मान लो इस पर किसी बिंदु की लोच ज्ञात करनी है, जैसे ये बिंदु है इसकी लोच में ज्ञात करनी है, तो हम इससे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। इस बिंदु से मिलती हुई एक स्पर्श रेखा खींच दी जो BC है। अब हमारे पास फार्मूला वही ए बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने का, यानी कि बिंदु से नीचे का भाग बटे बिंदु से ऊपर का भाग। अब हमारे पास जो मांग वक्र है वो एक सीधी रेखा आ जाती है। वक्राकार मांग वक्र रेखा के जिस बिंदु पर लोच ज्ञात करनी है उसे स्पर्श रेखा खींचने के बाद अब इस वक्राकार मांग वक्र का काम खत्म हो जाता है और हम मांग की लोच ज्ञात करने के लिए सीधे मांग वक्र को देखेंगे। इस मांग वक्र पर बिंदु कहाँ आता है, तो हमने देखा कि लगभग मध्य बिंदु से ऊपर है,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मांग की लोच क्या होगी। तो ए सी यानी कि लोअर भाग जो कि बड़ा लगता है, ए बी अपर भाग जो कि छोटा लगता है, अपर भाग लोअर भाग जो है ऊपर बड़ा है, अपर भाग नीचे छोटा है। तो यहाँ पर जो मांग की कीमत लोच होगी वो इकाई से अधिक होगी। तो इस तरह से हम किसी भी वक्राकार मांग होकर के किसी भी बिंदु की मांग की लोच एक स्पर्श रेखा खींचकर ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा और विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करें तो मान लो एक अन्य बिंदु और ले लेते हैं जो डी के द्वारा दिखाया गया है। तो इस बिंदु की लोच ज्ञात करने के लिए भी हम इस बिंदु की स्पर्श रेखा खींच देंगे जिसे ई और एफ के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब हम अगर इन दोनों भागों को डी ई और डी एफ को देखते हैं तो हमें लगभग ये समान लगते हैं, कोई ज़्यादा भेद इनमें नहीं लगता। लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं कि एफ डी इतना है, जो लंबाई है वो इतनी है। इसी लंबाई को अगर हम यहाँ देखते हैं सरका करके तो ये लंबाई ज़्यादा है, यानी कि डी ई ज़्यादा है और एफ डी कम है, यानी कि लोअर भाग बड़ा है, अपर भाग कम है। तो यहाँ डी बिंदु पर भी मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होगी। तो इस तरह से हम किसी भी सीधी रेखा पर या किसी भी वक्राकार रेखा पर मांग की कीमत लोच को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों विधियों का बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया कि मांग की कीमत लोच को कुल व्यय विधि, अनुपातिक विधि और ग्राफिक विधि के द्वारा किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। अब हम पाठ के आखिर में करेंगे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। जिस तरह से हमने मांग के नियम में मांग को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्वों की विस्तार से व्याख्या करी थी, ठीक इसी प्रकार हम मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों या निर्धारित करने वाले तत्वों की भी विस्तार से व्याख्या करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करती हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है वो है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति एक महत्वपूर्ण तत्व है जो मांग की लोच को प्रभावित करता है। आमतौर पर देखा जाता है कि अनिवार्य वस्तुएं जैसे नमक, सिलेंडर, माचिस, पुस्तकें व मौसमी सब्जियां आदि की मांग कम लोचदार होती है, क्योंकि ये वस्तुएं जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। इसलिए अगर इनकी कीमत ज़्यादा हो भी जाए तो जितनी हमें जीवन जीने के लिए जरूरत है हम उस मात्रा में कटौती नहीं कर सकते, यानी कि मांग में कमी नहीं कर सकते। और अगर कीमत कम भी हो जाए तो आवश्यकता से ज़्यादा इन वस्तुओं का उपभोग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अनिवार्य वस्तुएं जो होती हैं उनकी मांग कम लोचदार होती है। इसके बाद हमारे पास आता है विलासिता की वस्तुएं जैसे ज्वेलरी, एयर कंडीशनर, कीमती फर्नीचर आदि। इनकी मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि जो समाज का मध्यम वर्ग होता है उसकी मांग पर कीमतों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और समाज में मध्यम वर्ग ही ज़्यादा होता है। जब विलासिता की वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वो उसको स्थगित कर देते हैं भविष्य में खरीदने के लिए, यानी कि वर्तमान में उसकी मांग कम कर देते हैं, और अगर कीमत कम हो तो उसकी मांग ज़्यादा कर लेते हैं। तो इसलिए विलासिता की वस्तु की मांग ज़्यादा लोचदार होती है। आरामदायक वस्तुएं आजकल हर आदमी द्वारा, परिवार द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कूलर, पंखे आदि की मांग लगभग औसत यानी कि मध्यम दर्जे की होती है। इनकी मांग पर कीमतों का कम ही प्रभाव पड़ता है। लास्ट वस्तु की प्रकृति में हमारा आता है संयुक्त मांग वाली वस्तुएं या पूरक वस्तुएं। इनकी मांग भी बेलोचदार होती है। जैसे कार तथा पेट्रोल की मांग, इनकी मांग संयुक्त मांग होती है या पूरक मांग होती है। अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ भी जाए तो भी इसकी मांग कम नहीं होगी। इसका कारण यह है कि जितनी कारें पहले खरीदी जा चुकी हैं
अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने के कारण उनको घर नहीं खड़ा किया जा सकता, उनको चलाना ही पड़ेगा, और चलाने के लिए जितनी कारें हैं और उनके लिए जितने पेट्रोल की मांग पहले थी उतनी मांग अब भी बनी रहेगी। तो इसलिए संयुक्त या पूरक वस्तुओं में अगर किसी की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। आरामदायक वस्तुएं जैसे यहाँ दिखाई दे रही हैं, कुर्सी, मेज, सोफा आदि, और इसी तरह से पूरक वस्तुएं कार और पेट्रोल। इसके बाद हमारा दूसरा मांग की लोच को प्रभावित करने वाला तत्व है उपभोक्ता की आय। जैसे कि हम जानते हैं कि जिन लोगों की आय बहुत अधिक या कम होती है उनके द्वारा की जाने वाली वस्तुओं की मांग साधारणतः बेलोजदार होती है। कारण यह है कि इस वर्ग पर कीमतों के घटने या बढ़ने का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो अमीर वर्ग होता है कीमतें कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो जाए उनकी मांग कोई प्रभावित नहीं होती, क्योंकि उनकी आय इतनी ज्यादा होती है कि कीमतों का बढ़ना या घटना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। कम आय वाले लोगों की मांग वैसे ही न के बराबर होती है, इसलिए जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है मध्यम आय वर्ग वाले लोगों पर। इसलिए मध्यम आय वर्ग वाले लोगों की मांग ज्यादा लोचदार होती है, जबकि कम आय और अधिक आय वाले लोगों की मांग बेलोचदार होती है। तीसरा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। नॉर्मली हम वैसे भी जानते हैं कि जिन वस्तुओं का स्थानापन्न उपलब्ध होता है उन वस्तुओं की मांग ज्यादा लोचदार होती है, क्योंकि यदि किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम उस वस्तु को छोड़ देते हैं और उसके स्थानापन्न को खरीद कर उसे काम चला लेते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं, जिससे बड़ी कीमत की मांग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक इसी तरह से अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाए उसके स्थानापन्न की तुलना में, तो हम जिस वस्तु की कीमत कम हुई है उसको ज़्यादा खरीदेंगे, जिसके कारण उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरह जिन वस्तुओं के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं उनकी मांग ज़्यादा लोचदार होती है, और जिनके स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होते उनकी मांग कम लोचदार होती है। इसी कड़ी में हमारा अगला पॉइंट है विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके एक से ज़्यादा प्रयोग होते हैं, जैसे दूध, बिजली आदि। अगर इन वस्तुओं की कीमतें कम हो जाए तो हम इनके सभी प्रयोग करने लग जाते हैं। जैसे अगर बिजली की यूनिट कम हो जाए तो हम गैस सिलेंडर की बजाय अपने घर के अंदर हीटर आदि खरीद करके उस पर काम करना शुरू कर देंगे ताकि गैस का खर्चा बच जाए। लेकिन अगर बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम हीटर चलाना, एसी चलाना, प्रेस चलाना आदि को बहुत कम कर देंगे और इसका आवश्यक कार्यों के लिए ही प्रयोग करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर दूध सस्ता हो जाता है तो हम इसे लस्सी बनाना, घी बनाना या पीने के प्रयोग में भी इसी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ये महंगा हो जाता है तो बहुत ही आवश्यक कार्य जैसे चाय बनाना आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला हमारा पॉइंट आता है उपभोग का स्थगन, यानी कि जिन वस्तुओं के उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है तो सीधी सी बात है कि वर्तमान में उनकी मांग कम रह जाएगी। तो बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका भविष्य के लिए स्थगन किया जा सकता है। जैसे अगर हमने किसी कार को खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे किए हुए हों और घर के अंदर अगर कोई बीमार हो जाए तो हमें उन पैसों का प्रयोग उस व्यक्ति की बीमारी पर लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, और कार के उपभोग को, खरीद को भविष्य के लिए स्थगित करना पड़ेगा। क्योंकि भविष्य के लिए कार को तो स्थगित किया जा सकता है लेकिन जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं का स्थगन नहीं किया जा सकता, जैसे अनाज, दूध आदि। तो इसलिए जिन वस्तुओं को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है उनकी मांग वर्तमान में कम हो जाएगी, यानी कि उनकी मांग लोचदार होगी, और जिनको स्थगित नहीं किया जा सकता उनकी मांग कम लोचदार होगी। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है उपभोक्ता की आदत,
यानी कि जिन वस्तुओं की उपभोक्ता को आदत पड़ जाती है, जैसे किसी व्यक्ति को बीड़ी पीने की आदत है, शराब पीने की आदत है, पान खाने की आदत है, तो इस तरह से तंबाकू खाने की आदत है, अगर इनकी कीमतें बढ़ भी जाती हैं तो ये लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं और ये इन चीज़ों को खरीदेंगे ही, चाहे उनको इन चीज़ों को खरीदने के लिए कुछ भी करना पड़े। तो जिस चीज़ की उपभोक्ता को आदत पड़ जाती है उसकी मांग भी बेरोजगार ही होती है या कम रोजगार होती है। अगला, किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। जिन वस्तुओं पर अपनी आय का हम बहुत ज़्यादा हिस्सा खर्च करते हैं उनकी मांग ज़्यादा रोजगार होती है, और जिन वस्तुओं पर हम अपनी मांग का बहुत कम भाग खर्च करते हैं, जैसे अखबार, टूथपेस्ट, ब्रश आदि, इन पर हम अपनी आय का बहुत ही कम हिस्सा खर्च करते हैं। इसलिए अगर इनकी कीमतें 2-4% बढ़ भी जाती हैं तो इनकी मांग पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इन वस्तुओं की मांग बेरोजगार या कम रोजगार होती है, जबकि जिन वस्तुओं पर अपनी आय का बहुत ज़्यादा हिस्सा खर्च किया जाता है उनकी मांग ज़्यादा रोजगार होती है। कीमत स्तर। कीमत स्तर का भी मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जिन वस्तुएं कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं उनकी मांग की लोच भी ज़्यादा होती है, और जिन वस्तुएं कीमतें बहुत कम होती हैं उनकी मांग की लोच भी कम होती है। जैसे माचिस 1 रुपए की होती है और उसकी कीमत बढ़ करके 1.5 या 2 रुपए भी हो जाए तो उसकी मांग पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। नमक 20 रुपए से अगर 25 रुपए भी हो जाए तो भी उसकी मांग पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक कार 20 लाख से 25 लाख की हो जाए तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसलिए जिन वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं उनके लिए मांग की लोच भी कम होती है, लेकिन जिन वस्तुओं की कीमत स्तर बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए मांग की लोच भी बहुत ज़्यादा होती है। अगला हमारा पॉइंट आता है समय अवधि। अल्पकाल में किसी भी वस्तु की मांग बेरोजगार होती है क्योंकि इस अवधि के अंदर कोई भी उपभोक्ता अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन दीर्घकाल में मांग की लोच ज़्यादा रोजगार होती है क्योंकि यह वह समय अवधि होती है जिसके अंदर कोई भी उपभोक्ता अपनी मांग में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति बीड़े पीने की आदत को छोड़ सकता है, शराब पीने की आदत को छोड़ सकता है, पान खाने की आदत को छोड़ सकता है, तंबाकू खाने की आदत को छोड़ सकता है। तो इसलिए अगर उपभोक्ता दीर्घकाल में अपनी आदतों में परिवर्तन कर लेता है तो उससे मांग की लोच प्रभावित होती है। तो इसलिए अल्पकाल में किसी भी वस्तु की मांग बेरोजगार और दीर्घकाल में लोचदार होती है। इस तरह इस वीडियो के माध्यम से हमने मांग की लोच को मापने की विधियां और मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों का विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद है इतनी डिटेल से समझाने के बाद आपको इसमें भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी। इसी आशा के साथ हम इस पाठ को खत्म करते हैं।